नमस्कार। आइए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र पर चलते हैं। एक ऐसा सफ़र जो करीब-करीब 200 साल लंबा है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन से कानून थे, कौन से एक्ट्स थे, जिन्होंने धीरे-धीरे करके भारत के शासन की रूपरेखा तैयार की। ये कहानी एक ट्रेडिंग कंपनी के राज से शुरू होती है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान पर जाके ख़त्म होती है। तो देखिए, सबसे बड़ा और पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर एक कंपनी जो यहाँ सिर्फ व्यापार करने आई थी, वो देखते ही देखते पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर राज कैसे करने लगी। तो चलिए इस कहानी की जड़ों तक चलते हैं और इसे शुरू से समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है ईस्ट इंडिया कंपनी से। जब कंपनी की ताकत और उसका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया तो लंदन में बैठी ब्रिटिश संसद को ये महसूस होने लगा कि भाई अब इस पर लगाम कसने का वक्त आ गया है। और बस यहीं से शुरू होता है भारत में संवैधानिक बदलावों का वो लंबा दौर। तो देखिए, कंट्रोल करने की ये जो कोशिश थी, इसकी शुरुआत हुई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। ये ब्रिटिश सरकार का पहला बड़ा और सीधा कदम था। इसके ठीक बाद एक न्याय व्यवस्था बनाने के लिए कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट भी स्थापित किया गया। लेकिन असली खेल बदला 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के साथ। इस एक्ट ने कंपनी पर पकड़ बनाने के लिए दोहरे नियंत्रण यानी ड्यूअल कंट्रोल की एक बड़ी ही चालाक व्यवस्था तैयार की। अब सवाल उठता है कि ये दोहरा नियंत्रण आखिर था क्या। चलिए समझते हैं। बहुत आसान है। इस कानून ने ना कंपनी के काम के बीच में एक लकीर खींच दी। एक तरफ कर दिए राजनीतिक मामले और दूसरी तरफ व्यापारिक मामले। इससे हुआ ये कि ब्रिटिश सरकार को कंपनी के पॉलिटिकल मामलों में दखल देने का सीधा सीधा अधिकार मिल गया, जबकि कंपनी को कहा गया कि ठीक है, आप अपना व्यापार देखते रहिए। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, सत्ता का केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन और भी ज्यादा बढ़ता गया। इसका सबसे बड़ा सबूत है एक पद का बदलना। जो पद पहले बंगाल का गवर्नर कहलाता था, वही 1833 तक आते आते भारत का गवर्नर जनरल बन गया। और लॉर्ड विलियम बेंटिक इस नए, ज्यादा ताकतवर पद को संभालने वाले पहले व्यक्ति थे। ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, ये ताकत के बदलते केंद्र का एक बहुत बड़ा संकेत था। इसके बाद एक के बाद एक कई चार्टर एक्ट्स आए और इन एक्ट्स ने धीरे धीरे कंपनी का पूरा किरदार ही बदल डाला। 1813 में कंपनी का व्यापार पर जो एकाधिकार था, वो लगभग खत्म कर दिया गया। फिर 1833 तक आते आते तो खेल ही बदल गया। कंपनी अब कोई व्यापारिक संस्था बची ही नहीं, वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई, जिसका काम था ब्रिटिश क्राउन के लिए भारत पर शासन चलाना। और फिर 1853 में एक और बड़ा कदम उठाया गया, जब पहली बार लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव यानी विधायी और प्रशासनिक कामों को अलग किया गया और सिविल सेवाओं के दरवाजे भी कंपटीशन के लिए खोल दिए गए। मतलब अब भारतीय भी प्रशासन का हिस्सा बन सकते थे। खैर, कम से कम कागज पर तो ऐसा ही था। और फिर आता है साल 1857। भारतीय इतिहास में एक ऐसा साल, एक ऐसा मोड़ जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की पूरी दिशा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। तारीख थी 10 मई 1857। जगह मेरठ। यहीं से वो चिंगारी भड़की जो एक महान विद्रोह में बदल गई। एक ऐसी आग जिसने देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया और कंपनी शासन की जड़ों को हिलाकर रख दिया। तो इस विद्रोह का सबसे बड़ा नतीजा क्या निकला? एक लाइन में कहें तो कंपनी राज का खात्मा। विद्रोह ने यह साबित कर दिया कि एक कंपनी के भरोसे अब भारत को नहीं चलाया जा सकता। इसलिए 1858 में भारत का शासन सीधे ब्रिटेन की महारानी यानी ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। तो अब कंपनी बाहर थी और भारत में सीधे क्राउन के शासन का एक नया दौर शुरू हो चुका था। इसका मतलब ये था कि भारत के लिए सारे बड़े फैसले अब लंदन से लिए जाने थे और इसके लिए भारत में एक नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। और इस नई व्यवस्था की पहचान बना एक नया पद, वाइसरॉय। गवर्नर जनरल का टाइटल अब पुराना हो चुका था। वाइसरॉय का सीधा सा मतलब था राजा या रानी का सीधा प्रतिनिधि। और भारत के पहले वाइसरॉय बनने का श्रेय मिला लॉर्ड कैनिंग को। अच्छा, क्राउन के शासन में भी सुधारों का सिलसिला तो चलता रहा, लेकिन इसकी रफ्तार बहुत धीमी थी। काउंसिल एक्ट्स के जरिए कुछ बदलाव लाए गए। जैसे 1861 में पोर्टफोलियो सिस्टम आया, मतलब हर विभाग का एक मंत्री या प्रमुख बना दिया गया, जैसा आज हम देखते हैं।
वॉइसराय को ऑर्डिनेंस जारी करने की स्पेशल पावर मिली और 1892 तक आते-आते एक बहुत ही छोटा सा अधिकार भारतीयों को भी मिला कि वो बजट पर कुछ सवाल पूछ सकते थे। बस सवाल। लेकिन फिर आया 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार और इसने एक ऐसा कदम उठाया जिसका असर बहुत गहरा और बहुत दूर तक जाने वाला था। इसने सेपरेट इलेक्टोरेट्स यानी मुसलमानों के लिए अलग चुनावी क्षेत्रों की शुरुआत की। इसका सीधा सा मतलब था कि मुस्लिम वोटर सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार को ही वोट दे सकते थे। इस एक फैसले ने बांटो और राज करो की नीति को कानूनी जामा पहना दिया और भारतीय राजनीति की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। अब कहानी को 10 साल और आगे बढ़ाते हैं। साल 1919। इस बार आए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें 2 बातें खास थीं। पहली, प्रांतों में द्वैध शासन यानी एक तरह की दोहरी सरकार शुरू की गई, जिसमें कम महत्व वाले विभाग भारतीय मंत्रियों को दिए गए और सारे जरूरी और पैसे वाले विभाग गवर्नर ने अपने पास रखे। और दूसरी अहम बात थी केंद्र में 2 सदनों वाली विधायिका की शुरुआत, कुछ वैसा ही जैसा आज हम लोकसभा और राज्यसभा के रूप में देखते हैं। और अब हम इस कहानी के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। अब बात आज़ादी के दरवाजे तक आ पहुंची थी। ये वो दौर था जब एक तरफ स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर था, तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंपने के लिए आखिरी कानूनी ढांचे तैयार कर रही थी। 1935 ये साल और इस साल आया कानून भारतीय संवैधानिक इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे आज के संविधान का जो ढांचा है उसकी नींव इसी कानून ने रखी थी। तो ये जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, ये कोई छोटा मोटा कानून नहीं था, बल्कि ये भविष्य के भारत का एक पूरा खाका था। इसने एक ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रस्ताव रखा, प्रांतों को पहले से कहीं ज्यादा आज़ादी दी और सबसे बड़ी बात, आज के हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट जैसे बड़े संस्थानों की नींव भी इसी एक्ट में रखी गई थी। और फिर वो घड़ी आई जिसका सदियों से इंतजार था, 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ये माउंटबेटन योजना पर आधारित था, जिसने ब्रिटिश भारत को 2 आज़ाद मुल्कों में बांट दिया, भारत और पाकिस्तान, और इन दोनों के बीच सीमाओं को खींचने का काम किया रेडक्लिफ्स रेखा ने। तो ये जो पूरा 200 साल का सफ़र हमने देखा, एक कंपनी के रेगुलेशन से लेकर देश की आज़ादी तक, इसके बाद एक सवाल तो जहन में आता ही है। हमारी संसदीय प्रणाली से लेकर हमारी प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था तक इन सभी पुराने कानूनों की विरासत का कितना हिस्सा आज भी हमारे गणतंत्र की नींव में मौजूद है? सोचने वाली बात है ना।